एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। एक दिन उसके पिताजी ने बोला, तुम आगे की पढ़ाई पूरी करो। इसलिए वो लड़का शहर के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर उसने अपने मित्र सुरेश को बोला, यार भाई मेरे लिए एक मकान ढूंढ दे जहाँ रहकर मैं पढ़ाई करता रहूँ और कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब कर सकूँ। सुरेश, कल ही हम मकान ढूंढने चलेंगे। अगले दिन वे दोनों 10 बजे मकान ढूंढने के लिए निकल पड़े। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन उनको मकान नहीं मिला। अगले दिन सुबह पास वाले अंकल ने बताया कि एक शहर से बाहर एक मकान है, लेकिन वो जब से बनाया है वो उस मकान में कोई नहीं रहा और वो मकान वीराने में है। रमेश और सुरेश ने दोनों ने एक साथ बोला, उस मकान की चाबी कहाँ है? उसका मकान मालिक कहाँ रहता है? अंकल ने बोला, मकान तो दिल्ली में ही है और मकान मालिक भी दिल्ली में ही है, लेकिन मकान दिल्ली से थोड़ी दूर है और वीराने में वो मकान दिल्ली से दूर है। इस वजह से उस मकान में काफ़ी समय से कोई नहीं रहा, वो खाली ही पड़ा हुआ है। रमेश ने सुरेश को बोला कि हम मकान मालिक से बात कर लेते हैं। सुरेश बोला, ठीक है। वो दोनों अंकल से एड्रेस लेकर मकान मालिक के पास गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया और मकान को किराए पर लेने की इच्छा जाहिर की। सुरेंद्र सिंह जी उस मकान के मालिक थे। उन्होंने बोला, पूरा मकान किराए पर लेना है या एक कमरा? तो रमेश बोला कि मैं अकेले रहूँगा, आप उस मकान में एक कमरा, किचन, लेट बाथ मुझे किराए पर दे दीजिए। सुरेंद्र सिंह जी बोले, उसमें 3 कमरे हैं, 2 आगे एक पीछे की तरफ, वही लेट बात है। तो रमेश बोला, किराया कितना होगा? मकान मालिक ने बोला, 2000 महीना, पानी बिजली अलग होगी। सुरेश बोला, अंकल किराया कम करो, थोड़ा मकान शहर से दूर है और वीरान भी है। काफ़ी मशक्क़त के बाद मकान मालिक ने किराए में 500 रुपये कम कर दिए और पानी का बिल भी माफ़ कर दिया। रमेश और सुरेश ने बोला, अंकल मकान दिखा दो। वे सभी मकान देखने चल पड़े। दिल्ली से 3 किलोमीटर आगे नई कॉलोनी के शिलान्यास हुआ था। वहाँ कोने में एक सुंदर सा मकान था। उसके पीछे की तरफ लगभग 500 मीटर आगे मुस्लिम कब्रिस्तान था। सुरेश बोला, रमेश देख ले, डर तो नहीं जाएगा रात को? रमेश बोला, नहीं यार, इसमें डर कैसा। मकान मालिक दोनों को मकान दिखाने लगा। आगे के दोनों कमरे दिखाए। बरामदे में किचन था, पीछे की तरफ एक कमरा और उसके सामने ही लेट बाथ थे। शाम होने को आ गई थी। मकान मालिक बोला, बताइए मकान पसंद आया या नहीं? रमेश बोला, मकान तो ठीक है। मकान मालिक से वो दोनों बोले, कल हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मकान मालिक बोला, ठीक है, तो लीजिए इस मकान की चाबी। मकान मालिक और वे दोनों वहाँ से वापस आ गए। रमेश ने रात को सुरेश से बोला, तू भी वहाँ रह जाना, मकान बड़ा भी है और 2 कमरे भी हैं, मैं अकेला दोनों कमरों में क्या करूँगा? सुरेश बोला, मैं भी यही सोच रहा था, चल फिर कल दोनों सामान शिफ्ट कर लेते हैं। दोनों ने अगले दिन सामान शिफ्ट कर लिया। दोनों ने अपने अपने कमरों में सामान जमाया और फिर शाम को खाना बनाया और फिर दोनों बातें करने लगे। सुरेश बोला, तू अकेला तो डर जाता, पीछे कब्रिस्तान है, इसलिए तू मुझे भी यहीं लेकर आ गया लेकर। रमेश बोला, मैं नहीं डरता, मैं तो गांव में अकेले ही खेत की रखवाली करता था। सुरेश बोला, चल अब 10 बज गए हैं, अब हमें सोना चाहिए। रमेश बोला, तू सो जा, मैं तो पढ़ाई करूँगा अभी थोड़ी देर। सुरेश बोला, ठीक है। ये कहकर सुरेश सोने चला गया। रमेश खिड़की के पास जहाँ टेबल कुर्सी लगाए थे वहाँ बैठकर पढ़ाई करने लगा। उस खिड़की से बाहर की तरफ देखने से दूर तक सुनसान रास्ता दिखाई देता था। हवा भी तेज चल रही थी। कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। पूरा इलाका सुनसान था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। कुत्ते की आवाज़ खिड़की के बिल्कुल पास से आने लगी, जैसे कुत्ता खिड़की के पास चिल्ला रहा हो। रमेश को पढ़ाई करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने कुत्ते को भगाने के उद्देश्य से खिड़की खोलकर
वो उसे भगाने उठ खड़ा हुआ। रात के करीब 1 बजे होंगे। रमेश बाथरूम जाने के लिए उठा और पीछे बाथरूम की तरफ गया। वो जब बाथरूम से बाहर आया तो अचानक उसकी निगाह बंद पड़े कमरे पर गई। उस कमरे की लाइट बंद थी और बाहर कुंडी पर लाल रंग का धागा बना था। उसने सोचा शायद मुहूर्त के समय बांधा होगा। ये सोचकर वो कमरे में आ गया। कचरे में आकर वो बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। अगले दिन दोनों उठे और नहा धोकर नाश्ता करा और सुरेश तो तैयार होकर जॉब पर चला गया। रमेश घर पर अकेला था तो वो नहा धोकर पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते उसे कुर्सी पर ही नींद आ गई। जब वो बैठा तो उसने देखा शाम हो चुकी है। वो किचन में गया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। सुरेश भी आ गया ऑफिस से। सुरेश बोला, दिन कैसा रहा? आज सारे दिन क्या करा तूने? रमेश बोला, तेरे जाने के बाद लगभग 12 बजे मैं सो गया। अभी 6 बजे उठा हूँ। सुरेश बोला, देर रात तक पढ़ता है, उसी का नतीजा है। ये देख, आज ऑफिस से लैपटॉप लेकर आया हूँ। चल जल्दी से खाना बनाकर फिर खाकर फिल्म देखते हैं। रमेश बोला, कौन सी फिल्म? सुरेश बोला, हॉरर फिल्म देखेंगे। रमेश बोला, चल फिर जल्दी से खाना बना लेते हैं। दोनों ने रात को 8 बजे तक खाना बनाया। सुरेश बैग लेकर रमेश के पास आया और बोला, नया मकान है, चल थोड़ी सी दारू पी लेते हैं। रमेश बोला, दारू? सुरेश बोला, बैग में। उसने बैग खोला और बोतल निकाली। रात के करीब 9 बजे थे। वे सुरेश ने जैसे ही दारू की बोतल खोली तो कुत्ते की आवाज़ आने लगी। रमेश बोला, ये कुत्ता भी ना रात भर परेशान करता रहा। अब फिर सुरेश बोला, अरे चिल्लाने दे, तू क्यों परेशान हो रहा है? रमेश बोला, नहीं यार, कुत्ते का रोना अपशकुन होता है। सुरेश बोला, तू और तेरा अंधविश्वास, चल अब पैक बना। रमेश बोला, ठीक है, मत मान। और फिर उसने पैक बनाने के लिए जैसे ही गिलास उठाया तो पीछे से बाथरूम के दरवाजे के बंद होने की तेज़ आवाज़ आई, जैसे किसी ने गुस्से में उस दरवाजे को बंद करा हो। सुरेश चमक गया। रमेश बोला, अरे तू तो डरपोक है। सुरेश बोला, 1-2 पैक अंदर जाने दे, फिर देखना मेरी हिम्मत। रमेश ने पैक बनाया और दोनों दारू पीने लगे। तभी सुरेश बोला, रमेश तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? रमेश बोला, क्या सुरेश? तो वो बोला, छत पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। रमेश बोला, तुझे जड़ गई है? सुरेश बोला, नहीं यार, आवाज़ आ रही है। सुन, देख, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो। तू सुन तो सही। अच्छे से रमेश बोला, देख कर आजा, तू तो हिम्मत वाला है ना। सुरेश बोला, नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। रमेश बोला, तू यहाँ रुक, मैं जाकर आता हूँ। सुरेश बोला, अकेला नहीं रहूँगा मैं यहाँ। रमेश बोला, तो तू भी चल। दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे कि सुरेश एकदम किसी से टकराया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। रमेश ने उसको उठाया और बोला, चढ़ गई क्या तेरे को? और वो हंसने लगा। सुरेश बोला, नहीं यार, कोई तो था, कोई साया जैसा, उससे टकराया था। रमेश बोला, कोई साया नहीं था। अब चल। रमेश और सुरेश छत पर गए। वहाँ कोई नहीं था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ हिल रहे थे। सुरेश ने मकान के पीछे पेड़ की तरफ देखा तो ऐसा लगा वहाँ कोई खड़ा है। उसने रमेश को बोला, इधर आ जल्दी, वो देख कौन है। या रमेश तुरंत सुरेश के बताए हुए पेड़ की तरफ देखने लगा। सुरेश हकलाते हुए बोला, देख यार, वो काला साया इधर ही देख रहा है। देख, उसकी आंखें चमक रही हैं। रमेश ने ध्यान से देखा तो वहाँ एक बिल्ली बैठी थी। रमेश मजाक के अंदाज से बोला, हाँ यार, ये तो कोई चुड़ैल है। सुरेश भागने लगा तो रमेश बोला, अबे डरपोक, वो बिल्ली है। सुरेश ने ध्यान से देखा तो वो वास्तव में बिल्ली थी। रमेश और सुरेश सीढ़ियों से नीचे आ गए। रमेश बोला, अब 11 बज गए हैं, खाना खा ले, फिल्म कल देखेंगे।
सुरेश बोला, मैं बाथरूम करके आता हूँ, फिर खाना खाएंगे। सुरेश बाथरूम करने चला जाता है। रमेश बर्तन समेटने लगता है। तभी रमेश के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये क्या है? रमेश, जल्दी आ, देख ये क्या है। रमेश तुरंत ही बाथरूम की तरफ जाता है और सुरेश से बोलता है, क्या हुआ सुरेश, चिल्ला क्यों रहा है? सुरेश बोलता है कि देख, टॉयलेट सीट पर कौन बैठा है। तो रमेश कहता है, कौन बैठा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो सुरेश कहता है, अच्छा कोई नहीं है, तब ठीक है। तो रमेश कहता है, तुझे ज़्यादा सचमुच चढ़ गई है। तो सुरेश कहता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि सीट पर कोई बैठा है। तो रमेश कहता है, चल रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। तो सुरेश कहता है, हाँ चल। दोनों कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुरेश जॉब के लिए निकल जाता है। घर पर रोज़ाना की तरह रमेश डेली रूटीन के काम करके खिड़की के पास बैठा पढ़ाई कर रहा था। अचानक पीछे से उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से निकलकर कोई बाहर की तरफ गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। ये सोचकर वो वापस पढ़ने बैठ गया। करीब शाम के 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। तो रमेश कहता है, कौन है? बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। रमेश उठा और दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद करा और वापस पढ़ने बैठ गया। थोड़ी देर बाद गेट पर फिर दस्तक हुई। रमेश फिर से बोला कि कौन है? तो सुरेश कहता है, मैं हूँ भाई, गेट खोल। रमेश कहता है, रुक मैं आ रहा हूँ। रमेश दरवाज़ा खोलता है तो सुरेश उससे कहता है, आज का दिन कैसा रहा? तो रमेश सुरेश की बात का जवाब देते हुए कहता है कि आज का दिन तो नॉर्मल था यार। तो सुरेश कहता है, भाई मैं 2 दिन के लिए जयपुर जा रहा हूँ, अगर तुझे भी चलना है तो कपड़े पैक कर ले। रमेश कहता है, नहीं यार, एग्ज़ाम नज़दीक है, मैं पढ़ाई ही करूँगा, तू अकेला चले जा। सुरेश कहता है, ठीक है, तेरी मर्ज़ी। सुरेश तैयार होकर निकल जाता है। रमेश घर पर अकेला था तो उसने रात को खाना बनाया और खाना खाकर पढ़ने बैठ गया। रात के करीब 12 बजे होंगे। तभी कुत्ते भौंकने लगे। रमेश ने खिड़की से कुत्ते को भगाया। कुत्ता थोड़ा सा आगे जाकर खिड़की की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। रमेश कुर्सी से उठा और बाहर की लाइट जलाई और हाथ में टॉर्च लेकर बाहर निकला। उसने कुत्ते को भगाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ लगा दी। कुत्ते को भगाते भगाते वो घर से थोड़ी ही दूर निकल गया। वो वापस मुड़ा और घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो घर आ रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। रमेश के शरीर में अजीब सी हलचल हुई। उसके रोंगटे मानो खड़े हो गए। थोड़े आगे जाकर वो अपने घर की ओर सड़क पर मुड़ने ही वाला था कि इतने में उसका पीछा कर रहा साया अचानक गायब हो गया और अब एक अजीब सा मंजर उसके सामने था। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे एक खंभे के नीचे बैठा हुआ है। रमेश उसके पास गया और बोला, आप कौन हैं? इतनी रात को इस वीराने में क्या कर रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। हाँ तो किसने रमेश की तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। रमेश ने अपनी बात दोहराई, सुनिए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। उस बूढ़े ने अपनी गर्दन उठाई और रमेश की तरफ देखकर बोला, बेटा मैं तो एक अभागा हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। रमेश ने बोला कि अब आपको कोई परेशानी ना हो तो आप क्या मेरे साथ मेरे घर पर चलेंगे? बूढ़े आदमी ने बोला, नहीं बेटा, तुम परेशान हो जाओगे। गणेश ने बोला, नहीं अंकल, आप उठिए और अब तो आप मेरे साथ ही चलिए। बूढ़े आदमी ने अपना झोला उठाया और रमेश के साथ चल पड़ा। वो दोनों जल्दी घर पहुंच गए। रमेश घर आकर घर का गेट बंद करो और अंकल को बोला कि आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। बूढ़ा आदमी बाथरूम की तरफ गया। उसने अपने हाथ पैर धोए और कमरे की तरफ आया। रमेश ने एक थाली ली और उसके लिए खाना परोसा। बूढ़े आदमी ने खाना खाया और रमेश से पूछा, बेटा क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? रमेश ने बोला, नहीं, मैं और मेरा एक साथी रहता है।
वो किसी काम से जयपुर गया हुआ है और मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ। रमेश ने, कल रात बहुत हो गई है, अब आप कमरे में सो जाइए। वो बूढ़ा आदमी सोने के लिए कमरे में चला गया। रमेश अकेला खिड़की के पास बैठा था। उसके मन में कुछ चल रहा था। वो सोच रहा था कि जब मैं अंकल को घर में लेकर आया तब मैंने उनको बाथरूम में जाने के लिए बोला, पर मैंने उनको ये नहीं बताया कि बाथरूम कहाँ है, लेकिन वो फिर भी बाथरूम में चले गए। उनको कैसे पता बाथरूम कहाँ है? और दूसरी बात, जब मैं उनको सोने के लिए बोला, क्या अंकल आप जाइए और कमरे में सो जाइए, तो वो बिल्कुल सही कमरे में कैसे चले गए? उनको कैसे पता कि हम किस कमरे में सोते हैं? रमेश मन ही मन सोच रहा था कि आखिर अंकल है कौन और उनको भी इस घर के बारे में कैसे पता है। यही सोचते सोचते वो कुर्सी पर ही सो जाता है। जब रमेश सुबह उठता है और कमरे में जाता है तो कमरे के अंदर पलंग पर उसे कोई नहीं दिखता। वो बाथरूम में जाता है लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखता। रमेश कहता है, अंकल आप कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो दरवाजे की तरफ जाता है और देखता है दरवाज़ा खुला था। रमेश सोचता है शायद अंकल बाहर घूमने गए होंगे। वो अपनी डेली रूटीन के काम में लग जाता है। करीब 12 बजे वो फ्री होता है। फिर वो गेट पर बैठकर अंकल की राह देखने लगता है। दोपहर के 2 बजे तक उसे रोड पर कोई आता नहीं दिखता। वो उठकर खाना बनाने लगता है। खाना बनाकर और फिर खाना खाकर वो छत पर चला जाता है, फिर नीचे आकर सो जाता है। शाम के करीब 6 बजे उसकी नींद खुलती है। वो मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाता है। रमेश अभी पढ़ने बैठा ही था कि कमरे का गेट चरमराकर बंद होता है। रमेश सोचता है शायद हवा से कमरे का गेट बंद हो गया होगा। वो उठा और रसोई में खाना बनाने चला गया। कुछ देर बाद उसने खाना बनाया। उसके बाद वो खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर छत के ऊपर टहलने नहीं चला गया। वो वापस नीचे आया और करीब 9 बजे वो पढ़ाई करने बैठ गया। अभी पढ़ते हुए कल उसको थोड़ी देर हुई थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे से निकलकर कोई रसोई की तरफ गया है। वो उठा और रसोई की तरफ गया, तो जैसे ही रसोई में वो गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रमेश ने देखा वो वृद्ध आदमी रसोई में खाना खा रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे अंकल आप कब आए? उन्होंने बोला, बेटा मैं तो यहीं था, मैं मेरे कमरे में ही था। तो रमेश बोला, नहीं अंकल आप कमरे में नहीं थे, मैं खुद कमरे में आकर आपको देख कर आया था, लेकिन आप कमरे में नहीं थे। तो वृद्ध आदमी कहता है, मैंने तुझसे बोला ना, मैं कमरे में ही था। उसकी आवाज़ में एक अलग सा ही क्रोध झलक रहा था। रमेश बोला, ठीक है, शायद मेरी ही गलती थी, शायद मैं ही आपको नहीं देख पाया। वो वृद्ध आदमी कुछ नहीं बोला। रमेश रसोई से निकलकर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और पढ़ने लगा। रात के करीब 12 बजे रमेश को ऐसा लगा जैसे छत के ऊपर कोई घूम रहा है। रमेश बोला, कौन है ऊपर? अंकल आप हो? तो ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। रमेश ने मन में सोचा शायद अंकल ही होंगे। वापस पढ़ने बैठ गया। रात अधिक हो गई थी। अब नींद सताने लगी। तुमको सोने के लिए कमरे में चला गया। वहाँ जाकर वो देखता है कि अंकल सो रहे हैं। उसने उन्हें बिना डिस्टर्ब किए उनकी बगल में ही जाकर सो गया। सुबह के 6 बजे अलार्म बज गया। उसने बगल में देखा कि अंकल नहीं है। वो बाथरूम गया लेकिन वहाँ भी अंकल नहीं थे। छत पर गया लेकिन छत पर भी वो अंकल उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो सोच रहा था कि आखिर वो वृद्ध आदमी गया तो गया कहाँ। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो रमेश ने पूछा, कौन है? आवाज़ आएगी, रमेश भाई मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। रमेश बोला, कौन है? तो सुरेश बोला, मैं सुरेश। तो रमेश बोला, अच्छा तू है, मैं तो डर ही गया था। सुरेश बोलता है, सारी बातें दरवाजे पर ही कर लेगा या दरवाज़ा खोलेगा भी? तो रमेश दरवाज़ा खोलता है। तो वो उससे पूछता है कि तेरी ट्रिप कैसी थी? तो सुरेश कहता है, अच्छी थी। जयपुर में मैं हवा महल घूमा,
नहरगढ़ गया, देशनोक माता के मंदिर गया, वहाँ से मैं तेरे लिए प्रसाद भी लेकर आया हूँ। रमेश कहता है अच्छा तो प्रसाद दे। सुरेश मुझे प्रसाद दे और उससे पूछता है कि आज मेरे शेर को दरवाज़ा खोलने में इतना लेट कैसे हो गया। रमेश कहता है कुछ नहीं यार, 2 दिन से एक बूढ़ा आदमी अपने घर में रह रहा है। तो सुरेश कहता है एक बूढ़ा आदमी और अपने घर में? कौन? तू कैसे जानता है उसे? कहाँ से आया है वो? रमेश कहता है सब बता दूंगा, पहले तू मुंह हाथ धो ले और कुछ खा ले। सुरेश हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। सुरेश कहता है अब बता क्या बात है। रमेश ने उसे सारी बात बता दी। तो सुरेश ने कहा अरे रमेश भाई, मुझे दिल्ली का पता नहीं है, क्या हो सकता है वो इंसान ना हो, वो नर पिशाच हो। ऐसे पिशाच इंसान रूप लेकर ही आते हैं। रमेश कहता है नहीं यार, वो इंसान ही है। तो सुरेश कहता है आज देख लेते हैं तेरे उस इंसान को भी। बातें करते करते बहुत समय हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि रात के 8 बज चुके हैं। रमेश बोलता है कि सुरेश भाई आप खाना बना लेते हैं। सुरेश कहता है ठीक है भाई, चल खाना बनाते हैं। सुरेश और रमेश दोनों खाना बना लेते हैं। उसके बाद सुरेश बोलता है जी आप थोड़ी वाइन लेगा? रमेश बोलता है ठीक है भाई, एक पैक बना। सुरेश पैक बनाता है। जैसे ही वो दोनों पैक उठाते हैं, सुरेश को ऐसा महसूस होता है कि कमरे से निकलकर कोई रसोई की तरफ गया। सुरेश हंसते हुए बोलता है ले आ गए तेरे अंकल। रमेश बोलता है शायद तू सही कह रहा है। सुरेश बोलता है चल छोड़ उस बूढ़े व्यक्ति को, अपन तो दारू पीते हैं। वो दोनों दारू पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें बर्तन गिनने की आवाज़ आती है। रमेश उठता है, वो रसोई की तरफ जाता है। रमेश देखता है वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। रमेश बोलता है अंकल आज खाने को कुछ भी नहीं है, आप आज घर में नहीं थे तो मुझे लगा आप चले गए, इसलिए मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया। वो आदमी चिल्लाकर बोलता है मेरे लिए खाना नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? खाना तुझे इस घर में रहना है कि नहीं रहना? उस बूढ़े आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुरेश भी दौड़कर रसोई की तरफ आता है। सुरेश बोलता है अरे अंकल, हम क्या तेरे नौकर लग रहे हैं जो तुझे रोज़ रोज़ खाना बना कर देंगे? घर से निकालने की धमकी किसको देता है? कौन है तू बता? पहले ये बता तू कौन है और कहाँ से आया है? वो वृद्ध आदमी कुछ नहीं बोलता है। सुरेश उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। सुरेश बोलता है मैं मुझसे ही कह रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मेरी तरफ देख रहा है। वृद्ध आदमी जैसे ही पीछे घूमता है तो उसे देखकर सुरेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम डरावना था। उसका चेहरा एकदम लाल था, मानो जैसे खून की होली खेल कर आया हो। आंखें तो मानो थी ही नहीं, एक खौफनाक दरिंदा दिखाई पड़ रहा था। सुरेश की हालत ऐसी हो गई थी मानो उसको काटो तो खून नहीं। उसे देखकर वो बहुत डर गया, एकदम पीछे की तरफ हो गया। रमेश को बोलता है कि देख देख इसको देख। जैसे ही सुरेश उस आदमी के सामने से हटा तो रमेश ने बोला क्या देखूं? सुरेश दौड़कर कमरे की तरफ चला गया और बोला उसको बूढ़े इंसान को देख। रमेश बोलता है देख ही रहा हूँ, तू तो ऐसे डर कर भाग रहा है जैसे तूने भूत देख लिया हो। सुरेश बोला वो भूत ही है। रमेश बोलता है क्या बोल रहा है यार? सुरेश वही जो तू सुन रहा है। रमेश रसोई से उस बूढ़े आदमी को पकड़ के लेकर आता है और सुरेश के सामने खड़ा करता है और बोलता है देख ये है भूत। सुरेश जब उस आदमी को देखता है तो वो एक नॉर्मल आदमी की तरह ही दिखाई देता है। सुरेश मन में सोचता है कि जब मैंने इस आदमी को पहले देखा था तो ये बहुत डरावना दिख रहा था, ऐसा कैसे हो गया? शायद मैंने ज़्यादा ही दारू पी लिया है, तभी मुझे अजीब अजीब दिखाई दे रहा है। रमेश बोलता है सुरेश भाई तुम्हारे दारू फिर चढ़ गई। वो बूढ़ा आदमी सुरेश को देखकर हल्के से मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी दहशत होती है। रमेश कहता है कल आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ चावल बना देता हूँ। रमेश सुरेश और उस वृद्ध आदमी को छोड़कर रसोई में खाना बनाने चला जाता है। सुरेश सूरत आदमी कोई एक एक देखता रहता है और वो वृद्ध आदमी भी उसे देखता रहता है। वो वृद्ध आदमी बोलता है कि जो तुमने देखा वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वो मेरी हकीकत है। ये सुनकर सुरेश बहुत डर जाता है और रमेश के पास
रसोई में दौड़कर चला जाता है। रमेश बोलता है, अब क्या हो गया? अब क्या वापस भूत देख लिया तूने? सुरेश बोलता है, नहीं यार, मैं तो तेरी हेल्प करने आ गया। वो दोनों खाना बनाते हैं और उस बूढ़े आदमी को खाना परोसते हैं। जब वो बूढ़ा आदमी खाना खा लेता है, उसके बाद वो बोलता है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। रमेश बोलता है, सुरेश से बोलता है कि सुरेश भाई, अब तुम भी सो जाओ। सुरेश घबराया हुआ था। वो रमेश को बोलता है कि नहीं भाई, आज मैं तेरे पास ही बरामदे में सोऊंगा। रमेश बोलता है, मैं बरामदे में कहाँ सोता हूँ, मैं तो कमरे में अंकल के पास ही सोता हूँ, तो तू भी उनके पास हो जा। मैं जब सोने आऊँगा तो मैं नीचे चटाई बिछाकर सो जाऊँगा। सुरेश बोलता है, नहीं भाई, मैं तो यहीं सोऊंगा। रमेश बोलता है, ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्ज़ी। रमेश रोज़ की तरह पढ़ाई करके 2 बजे लाइट बंद करके सोने चला जाता है। अचानक रात को सुरेश की नींद खुलती है। वो घड़ी में 3 बज रहे होते हैं। वो देखता है कि कमरे का पर्दा बहुत तेज़ी से हिल रहा है। सुरेश खड़ा होता है। वो तेज़ी से लाइट जलाता है और देखता है वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई पीछे खिड़की पर खड़ा है। वो तुरंत ही पीछे पलटकर देखता है, लेकिन खिड़की पर कोई नहीं होता। खिड़की के बाहर एकदम अंधेरा होता है। सुरेश को प्यास भी लग रही थी, इसी कारण वो पानी पीने के लिए रसोई में जाता है। जैसे ही वो रसोई में जाता है तो वो देखता है वो बूढ़ा आदमी रसोई में खड़ा है। सुरेश बोलता है, अंकल, आप भी पानी पीने आए हैं? वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता और सीधा छत के ऊपर चला जाता है। सुरेश दौड़कर रमेश के पास जाता है और बोलता है, रमेश भाई उठो। रमेश उठता है और बोलता है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? अभी अंकल जग जाएंगे ना। तो सुरेश बोलता है रमेश से, अंकल तो कमरे में है ही नहीं। रमेश जब बेड पर देखता है तो अंकल वहाँ नहीं थे। रमेश कहता है, अरे यार, वो गए होंगे बाथरूम या फिर रसोई में पानी पीने। सुरेश कहता है, नहीं यार, वो रसोई में नहीं है, वो छत के ऊपर गए हैं। रमेश कहता है, छत पर? और उस टाइम? चलो देखते हैं। सुरेश और रमेश छत के ऊपर टॉर्च लेकर जाते हैं। वो देखते हैं कि छत पर कोई नहीं था, चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा था। सुरेश छत के कोने कोने में देखता है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उसे कहीं नहीं दिखता। सुरेश सोचता है कि आखिर वो बूढ़ा व्यक्ति गया तो गया कहाँ। रमेश कहता है, तूने सही से देखा था? अंकल छत के ऊपर ही आए थे ना? सुरेश कहता है, हाँ भाई, वो छत के ऊपर ही आए थे। अगर वो छत के ऊपर आए थे तो गए कहाँ? सुरेश टॉर्च से छत से नीचे की तरफ देखता है। वो जो देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की गर्दन हवा में उड़ रही थी और उसका धड़ खिड़की में फंसा हुआ था। वो बहुत डर जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है, रमेश इधर देख। जब रमेश को नीचे की तरफ देखता है तो ये मंजर देखकर उसके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है। अरे अंकल, तो क्या हो गया? सुरेश बोलता है, अंकल का एक भाड़ में तू एक भूत को उस घर पे ले आया है। वो दोनों डर के मारे छत से नीचे आकर जिस कमरे में ताला लगा था उस ताले को तोड़कर उस कमरे में आ जाते हैं और कमरा अंदर से बंद कर देते हैं। उनके कमरे के बाहर कुर्सियों के खिसकने की आवाज़ें आ रही थी, बर्तनों के गिरने की आवाज़ आ रही थी। उनको एक भयानक चीख भी सुनाई दे रही थी। वो डर के कारण एक दूसरे से चिपक जाते हैं और भगवान को याद करने लगते हैं। बाहर की तरफ से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, लेकिन वो दोनों दरवाज़ा नहीं खोलते। बाहर से आवाज़ आती है कि तुम दोनों दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो मैं बिना दरवाजे के अंदर आ सकता हूँ। रमेश हिम्मत करके बोलता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो अंदर आ। शायद तुझे पता नहीं, जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ भूतों का निवास नहीं होता। सुरेश जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो कमरा भगवान की मूर्तियों और फोटोओं से भरा हुआ था। रमेश बोलता है, तू कौन है और हमें क्यों मारना चाहता है? मैं एक इंसान होने के नाते तेरी सहायता की थी। तुझे बुरा इंसान समझकर मैं घर पर ले आ गया, तुझे खाना भी दिया और तू हमें ही मारने को उतारू हो रहा है। सुरेश मन ही मन सोचता है, ये रमेश तो एक ना एक दिन मुझे मरवा कर ही मानेगा। कुछ देर तक बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती, एकदम शांत हो जाता है। सुरेश हाथ में
घड़ी में इस समय देखता है। घड़ी में सुबह के 5 बजे गए थे। सुरेश बोलता है शायद वो चला गया। रमेश बोलता है मुझे भी यही लगता है, चल हम दरवाज़ा खोलते हैं। वो दोनों जब दरवाज़ा खोलते हैं तो घर की हालत देखकर उनके मन में एक ही विचार आता है कि आज ही मैं घर खाली कर देना चाहिए। ये सोचकर वो दोनों अपना सारा सामान पैक करके और उस मकान से चले जाते हैं। मकान मालिक के पास जाकर बोलते हैं हमने आपका मकान खाली कर दिया है, अब आप किसी दूसरे को देना चाहें तो दे सकते हैं। मकान मालिक बोलता है क्या हुआ? तो रमेश बोलता है कुछ नहीं अंकल, अब हम जयपुर रहेंगे। सुरेश बोलता है भाई रमेश, तूने मकान मालिक को सारी बातें क्यों नहीं बताई? रमेश बोलता है कि जब उसको सारी बातें पता है तो हम उसे क्यों बताएं? सुरेश बोलता है उसे पता है तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? रमेश बोलता है क्योंकि अगर वो हमें बता देता तो शायद हम उस घर में रहने ही नहीं जाते। आज भी वो मकान उसी हालत में, उसी वीराने में खड़ा है। सुरेश और रमेश अब मेरे साथ रहते हैं।